अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डॉक्टर रिज़वान अंतर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, आज मैंने अभी प्लान किया है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग केसेस की वीडियोस भी बताई जाएँ। अब उसमें मसला ये होता है कि आप पेशेंट की आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते और ना ही मैं उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी जो प्राइवेसी है वो उसका आप प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते ना। तो लेकिन आपको मैं एक एज़ एक्स वाई ज़ी करके पेशेंट्स की डिफरेंट पेशेंट्स जो प्रेज़ेंट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और आपके अमूमन डायग्नोसिस मिस होते हैं, तो वो अभी स्टार्ट करूँगा। आज एक इसी सिलसिले में एक केस बता रहा हूँ जो तकरीबन 74 ईयर ओल्ड फीमेल लेडी थी, जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई हैं। उनका मेन इशू ये था कि उनकी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही थी और वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास भी जा चुकी थी और सब ने ट्रीटमेंट के काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कराई थी, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था उसका। अच्छा, जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसको कोई दिमागी मसला भी था, कोई उसको पहले झटके भी पड़ते थे और उसके अलावा उसको बीपी ब्लड प्रेशर का मसला भी था, किडनीज़ में भी थोड़ा-सा इसका इशू होता था। वो एंटी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट भी ले रही थी एक साइकियाट्रिस्ट से। अच्छा, जब मैंने उसको क्लिनिकली चेक किया तो मुझे लगा कि इसके फेफड़ों में वक़्त के साथ ना सिकुड़ रहे हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अच्छा, उसके लिए जब उसका एक्स-रे करा के देखा गया तो उसके अंदर उसकी एविडेंस मिली। सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन ने कन्फर्म किया है कि छाती के सीटी स्कैन के ऊपर पता चला कि वाक़ई फाइब्रोटिक एनएसआईपी टाइप पैटर्न था उसका। अब जो फाइब्रोसिस होती है प्रीडोमिनेंटली 2 टाइप्स में हम कहते हैं। एक होती है आप जिसको कहते हैं यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया कह देते हैं, और एक होती है एनएसआईपी, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये बेसिकली फाइब्रोटिक टाइप्स थी नॉन इंटरस्टिशियल निमोनिया की। नॉन इंटरस्टिशियल निमोनिया की अगर काज़ पता चल जाए टाइम पे फाइब्रोसिस होने से पहले, तो उसका बड़ा अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होती है, आपका लंग के फंक्शंस जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी वगैरह आप उसको सेव कर सकते हैं। तो उसको जब मैंने टेस्ट कराए गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसे कहते हैं एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। अच्छा, उसकी वजह से लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अगर आप इसकी जो मैंने इंडिविजुअल सारी सिम्पटम्स आपको बताई थी, जिसमें उसको दिमाग में झटके पड़ते थे, किडनीज़ का इशू था, वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रही थी जिसको न्यूरो साइकियाट्रिक इलनेस के तौर पे उन्होंने लेबल किया हुआ था। ब्लड प्रेशर का उसको मसला था, पेशाब में उसका थोड़ा-सा मसला था, लंग्स की उसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही थी और फिर जो एसएलई के टेस्ट किए गए वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आए। तो अब आप देखें, ये एक नॉर्मली आप एसएलई सस्पेक्ट कर रहे होते हैं एक यंग पेशेंट में जो अपने टीन एजेस होते हैं उनके अंदर ही आती है। ओल्ड एज में बहुत कम चांस होता है, या तो डायग्नोज हो जाती है या फिर उस वक़्त तक उसका ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, वो बेहतर होती है, या खुदा न खास्ता उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। अब ये पेशेंट इतने लंबे अरसे से एक बीमारी से सफ़र कर रही थी और किसी को भी पता नहीं चला, और वो बीमारी, अब उस बीमारी एसएलई की जब उसको ट्रीटमेंट कराई, अब ये सारी सिम्पटम्स एक बीमारी के अंदर आ गई उसकी, और जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराई गई, वो पेशेंट माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई। अब ऑक्सीजन भी ऊपर तो वो वापस नहीं जा सकी, लेकिन उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। उसकी सीएनएस की मैनिफेस्टेशंस, किडनी की मैनिफेस्टेशंस वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। क्लिनिकली पेशेंट बेहतर हो गया। तो बाज़ औक़ात आपके पेशेंट इस तरह से भी प्रेज़ेंट करते हैं। अब आप एक 72-74 साल की फ़ीमेल के अंदर ये नहीं सोचते कि उसको एसएलई होगी, लेकिन इट प्रूव्ड। और हमने कहाँ से पकड़ा, हमारे पास तो वो चेस्ट की सिम्पटम्स के साथ आई थी, ऑक्सीजन की वजह से आई थी, तो वहाँ से हमने उसको ट्रेस डाउन करके सिम्पटम्स सुन-सुन के हमने उसकी जब डायग्नोसिस किया तो इन्वेस्टिगेट किया और डायग्नोसिस उसका एसएलई एसोसिएटेड आईएलडी निकल आया। तो इस तरह से आपके काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग केस था, मैं क्या आपसे शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।